Hi, this is Aditi Rana and today we will complete class 6 history chapter 3 in the earliest cities. Arambhik Nagar. In previous chapter we learned that people were hunter gatherer and slowly they started farming and rearing animals. After that cities were made about which we will study in this chapter. इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसमें हमने देखा कि लोग पहले हंटर गैदरर थे यानी कि शिकारी थे और संग्राहक थे, वो चीज़ों को जमा करते थे, शिकार करते थे, इस तरीके से जीते थे। फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने खेती करना आरंभ किया, जानवरों का पालन पोषण शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने नगरों का निर्माण करना आरंभ किया जिसके बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट डिस्कवर्ड, वो सबसे पहले कब खोजी गई उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें सभ्यता के बारे में 150 साल पहले पता पड़ा। 150 ईयर्स एगो रेलवेज वर कंस्ट्रक्टेड इन पंजाब, जब पंजाब में रेलवे लाइंस बनाई जा रही थी, तब जब ब्रिटिश राज में पंजाब में रेलवे लाइंस बनाई जा रही थी तो जो इंजीनियर और वर्कर्स वहाँ पर रेलवे लाइंस बना रहे थे उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता पड़ा। इंजीनियर्स फाउंड रेडीमेड ब्रिक्स इन द साइट ऑफ हड़प्पा। खुदाई के दौरान उन्हें यह नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन उन्हें लगा यहाँ पे उन्हें बनी बनाई अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। सो दे कैरीड थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक टू बिल्ड रेलवे लाइंस, मैनी बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दैट। जो ईंटें उन्हें यहाँ मिली उसका इस्तेमाल करके उन्होंने पंजाब की रेलवे लाइंस को कंप्लीट किया। इसी चक्कर में जाने उन्होंने कितनी इमारतों को नष्ट कर दिया जो अगर आज होती तो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते थे। उसके बाद वो लोग इस जगह को भूलकर वहाँ से अपना काम करके चले गए। 150 years ago पंजाब रेलवेज वर बिल्ड एंड हड़प्पा फर्स्ट डिस्कवर्ड। सबसे पहले 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइंस बनी तब हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था, लेकिन जब लोगों का काम हो गया, रेलवे ट्रैक्स कंप्लीट हो गए तो वो वहाँ से चले गए और इस सभ्यता को भूल गए। 80 years ago हड़प्पा वॉज रीडिस्कवर्ड। उसके 80 साल बाद हड़प्पा को रीडिस्कवर किया गया, दोबारा खोजा गया। लगभग 80 साल बाद इस जगह को दोबारा खोजा गया, लेकिन इस बार पुरातत्व विज्ञान के विशेषज्ञों द्वारा यानी कि आर्कोलॉजिस्ट द्वारा इसे खोजा गया। इट वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। विशेषज्ञों को पता चला कि यह सबसे पुरानी सिटी है, सबसे पुराना नगर है। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहले जिस नगर के बारे में पता चला वह था हड़प्पा। देन अदर साइट्स विद सिमिलर बिल्डिंग्स एंड थिंग्स वर फाउंड। इसके बाद इसी के जैसी और भी जगहों के बारे में पता पड़ा जहाँ पे इसी प्रकार की इमारतें बनी हुई थी, लेकिन सबसे पहले जो नगर मिला था वह हड़प्पा था। इसीलिए सुविधा के लिए पूरी सभ्यता को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता में बहुत सारे नगरों का पता चला जैसे मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगल एक्सेट्रा, जिसे आप मैप पे भी देख सकते हैं। नदियों के किनारे इन सभ्यताओं का विकास हुआ था, जैसे आपको यहाँ पे हड़प्पा दिखाई दे रहा है, कालीबंगल दिखाई दे रहा है, धोलावीरा दिख रहा है, लोथल दिख रहा है और मोहनजोदारो दिख रहा है। सी, अब यहाँ पे टाइम पीरियड भी कंसिडर कर लेते हैं। देखिए 2 मिलियन ईयर पहले पैलियोलिथिक एज थी जब लोग पत्थरों से औजार बनाए करते थे। उसके बाद मीसोलिथिक एज आई थी, 12,000 से 10,000 साल तक चली थी। 10,000 से आपकी नियोलिथिक एज स्टार्ट थी, ठीक है, और लगभग 4,700 साल पहले आपको ये सिटीज़ डिस्कवर्ड हुई थी। These cities were found 4,700 years ago, यानी कि 4,700 साल पहले ये सिटीज़ बनी होंगी। They were found in पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान। यह नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में मिले हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया, और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। लगभग ये 4,700 साल पहले बने होंगे। यूनिक ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज़। जितनी भी सिटीज़ डिस्कवर करी गई वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं आर्कोलॉजिस्ट को। फॉर एग्जांपल रेड पोएट्री पेंटेड विद ब्लैक डिज़ाइन मिली है। इस तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पे ब्लैक कलर का डिज़ाइन था। स्टोन वेट मिले हैं, स्टोन वेट्स मिले हैं, इस तरीके के बाटे मिले हैं जिनसे शायद कीमती पत्थरों को, मेटल्स को, हीरे जवाहरातों को शायद नापा जाता होगा, देखा जाता होगा कि वो कितने वज़न के हैं। स्पेशल बीड्स मिले हैं, यानी कि इस तरह के कीमती पत्थर मिले हैं जिनसे शायद आभूषण बनाए जाते होंगे। कॉपर टूल्स मिले हैं, ये रहे कॉपर टूल्स मिले हैं जिनका उपयोग किया जाता होगा अलग अलग कार्यों के लिए। और यहाँ पे मिले हैं हमें पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स। यहाँ पे स्टोन ब्लेड्स मिले हैं पैरेलल साइड, ये यहाँ से भी शार्प होंगे और यहाँ से भी शार्प होंगे। कटिंग के पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता होगा। सिटी स्ट्रक्चर,
What was special about this city? इन cities में special क्या था? Cities were divided into two. जो हड़प्पा civilization था वहाँ city को दो हिस्सों में बांट दिया जाता था. West city was smaller and higher, called citadel. पश्चिमी भाग होता था वो छोटा होता था और ऊंचाई पर होता था, उसे नगर दुर्ग या सीटाडेल कहा जाता था. इस डायग्राम में देखिए जो सिटी थी उसे दो हिस्सों में डिवाइडेड किया जाता था. जो वेस्ट पार्ट होता था यानी कि जो ये वाला हिस्सा है, ये दिखाई दे रहा है वेस्ट पार्ट, ये ऊंचा होता था, ऊंचाई पर होता था और ये छोटा होता था. यहाँ पे लोग सेरेमनीज करते थे, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते थे या फिर अनाउंसमेंट होती थी वो यहाँ पे करे जाते थे. वहीं अगर हम बात करें ईस्ट साइड की, ईस्ट सिटी वॉज लार्जर एंड लोअर, कॉल्ड लोअर टाउन. पूर्वी भाग था वो बड़ा था और निचले इलाके में होता था जिसे लोअर टाउन कहा जाता था और यहाँ पे सभी लोग रहते थे. तो जो देखिए सीटाडेल यानी कि जो ऊपरी हिस्सा है और जो छोटा हिस्सा है वहाँ पे तो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स कंडक्ट की जाती थी, लेकिन जो निचला हिस्सा है और बड़ा हिस्सा है यहाँ पे लोग अपने घर बना के रहते थे. In some cities, special buildings were built on the citadel like Mohenjo-daro, the Great Bath, Kalibangal and Lothal fire altar. कुछ सिटीज़ में यानी कि कुछ नगरों में क्या हुआ, स्पेशल बिल्डिंग बनाई थी सीटाडेल यानी कि वो वेस्टर्न पार्ट जो अधिक ऊंचाई पे था वहाँ पे कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई गई थी. अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो वहाँ पे ग्रेट बाथ बनाया गया था. वहीं अगर हम बात करें कालीबंगल या लोथल की तो वहाँ पे फायर ऑल्टर्स बनाए गए थे. मोहनजोदारो, a very special tank, the great bath. firstly आप इमेज देखो, this is the image of great bath. मोहनजोदारो में खास तालाब बनाया गया था जिसे आर्कोलॉजिस्ट ने महान स्नानगृह कहा यानी कि ग्रेट बाथ कहा. इट वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोडेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार. यहाँ पक्की ईंटों की चार दीवारी बनाई गई थी जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है. इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी. There were steps leading down to it from two sides and rooms were on all sides. इससे उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर से कमरे भी बनाए गए थे. Water was probably brought in from a well and drained out after use. शायद यहाँ पानी को कुओं से भरा जाता होगा और स्नान के बाद उसे सुखा दिया जाता होगा. People took a dip in the tank on special occasion. शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक यानी कि जो ऊंचे पदों पर होते थे विशेष अवसरों पे वो स्नान किया करते थे. नेक्स्ट इज कालीबंगल एंड लोथल had fire altar to perform sacrifices and elaborate store houses. कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड यानी कि फायर ऑल्टर मिले हैं. शायद यहाँ पे यज्ञ किए जाते होंगे. कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, स्टोर हाउसेज. शायद यहाँ पे अनाज को संभाल कर लंबे समय तक रखा जाता होगा. Sites construction. Walls of baked bricks were built around each part of the city, lower town and citadel. शहर के दोनों बड़े हिस्से जो कि है citadel और lower town, वहाँ पे चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी यानी कि दोनों जो हिस्से हैं उनके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी जो कि अच्छे से पकाई गई ईंटों से बनी हुई होती थी. बेक्ड ब्रिक्स वर मोर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो पकी हुई ईंटें होती हैं वो ज़्यादा मजबूत होती हैं. द ब्रिक्स वर बेक्ड सो वेल दैट दे हैव लास्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर. वो इतनी अच्छी से पकाई गई थी ईंटें के हज़ार सालों तक वो ऐसी की ऐसी थी, इसलिए उन्हें पंजाब रेलवे लाइंस बनाते समय इस्तेमाल कर लिया गया था. The bricks were laid in an interlocking pattern, therefore the walls are very strong. Interlocking pattern का मतलब है कि हमने एक ब्रिक को हॉरिजॉन्टली रखा, एक को वर्टिकली रखा, ऐसे इंटरलॉक्ड कर दिया ताकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना लें. हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट. भवन निर्माण, नाले एवं सड़कें. हाउसेज ऑफ आइदर 1 or 2 स्टोर हाई विद रूम्स बिल्ड अराउंड अ कोर्टयार्ड. तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो घर होते तो या तो वो 1 मंजिल के होते थे या फिर वो 2 मंजिल के होते थे. फिर क्या होता था, बीच में बड़ा सा आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे होते थे. इस तरीके का कुछ पैटर्न होता था जिस तरीके के घर लोग बनाया करते थे. हैव सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर. सपोज करिए नगर के कुछ रईस लोग हैं तो वो क्या करते थे, उनके घरों में कुएं भी हुआ करते थे जहाँ से वो पानी ले लिया करते होंगे और घरों से थोड़ा अलग हटके वो लोग स्नान गृह यानी कि बाथरूम बनाते थे. घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे. आंगन के चारों ओर कमरे होते थे. अधिकांश घरों से अलग यानी कि थोड़ी दूर स्नान गृह बनाए जाते थे और कुछ घरों में कुएं भी होते थे.
मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, कई नगरों में ढके हुए नाले देखने को मिले हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये ईंटों से कितने अच्छे से कवर्ड है, यानी कि उस टाइम के जो लोग थे वो हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, क्योंकि अगर खुले में नाली होती तो कितना लोग बीमार पड़ते, राइट। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर वुड फ्लो थ्रू इट, सीधी लाइन में हर नाली में हल्की सी ढलान थी ताकि जो पानी है वो वहाँ से आसानी से नीचे की तरफ आ सके। ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट, घरों की नालियाँ थी वो सड़कों की नालियों से जाके, जो घरों की नालियाँ हैं अलग अलग घरों की, वो जाके सड़कों की नालियों से कनेक्ट हो जाती थी और बाद में एक बड़े नाले में सब मिल जाती थी। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम, क्योंकि ये नालियाँ हर तरफ से ढकी हुई थी, ढके होने के कारण जगह जगह पर मेन होल देखभाल और सफाई के लिए बनाए गए थे। देखिए नालियाँ अच्छों से ईंटों से कवर्ड थी, इसलिए जगह जगह पे इस टाइप के मेन होल्स बना दिए थे ताकि आप इन्हें रिमूव करो और टाइम टू टाइम यहाँ की सफाई कर दो। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ड एट द सेम टाइम, नगरों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि यहाँ क्रमबद्ध तरीके से घरों की नालियाँ बनाई गई थी, सड़कें बनाई गई थी। इतना कोई रैंडम नहीं बना सकता, ज़रूर उन लोगों ने बहुत प्रॉपर प्लानिंग करी होगी कि किस तरीके से उन्हें घर बनाने हैं, किस तरीके से ईंटों को बेक करना है, उसके बाद इंटरलॉकिंग पैटर्न में उन्हें लगाना है, ड्रेनेज सिस्टम कैसे बनाना है, फिर उसे नालियों से कनेक्ट कैसे करना है सड़कों की, ये सब उन्होंने पहले अच्छे से प्लान किया होगा तभी बनाया होगा। लाइफ इन द सिटी, नगरीय जीवन। हड़प्पन सिटी, बिजी प्लेस, रूलर कंस्ट्रक्टेड स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ के लोग बिजी रहते थे, जो किसान है वो अपना काम कर रहे हैं, जो क्राफ्ट्समैन है वो अपना शिल्पकारी कर रहे हैं, जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, स्पेशल बिल्डिंग्स बनाया करते थे। एंड सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन एंड अदर्स थिंग, नगर में सभी का जिंदगी बहुत व्यस्त थी। शासक विशेष प्रकार की इमारतें बनवाते थे और उन्हें किस तरीके से बनाना है और कहाँ बनाना है इसका निर्णय वो खुद लेते थे। वह लोगों को दूर दूर भेजते थे ताकि वह वहाँ से धातु, कीमती पत्थर और अन्य चीज़ें जो अच्छी, महंगी व नई हैं उन्हें ला सकें। Scribes, people who know how to write, they help in preparing seal and wrote on other material that had not survived. इन नगरों में लिपिक होते थे यानी कि स्क्राइब होते थे वो इंसान जो लिखना पढ़ना जानते थे, यह मोहरों पर लिखते थे यानी कि सील पर लिखते थे और अन्य चीज़ों पर भी ये लिखते होंगे, लेकिन आज के टाइम में वो चीज़ें बच नहीं पाई हैं। क्राफ्ट्स पर्सन, देयर वर मैन एंड वुमेन, दे वर्कड आइदर इन देयर ओन होम और इन स्पेशल वर्कशॉप। नगरों में शिल्पकार यानी कि क्राफ्ट पर्सन, वह स्त्री या पुरुष दोनों हो सकते थे, वह अपने घर या दुकानों पर शिल्पकारी किया करते थे, यानी या तो वो अपने घर पर रह के ही शिल्पकारी का कार्य करते थे और अपना प्रोडक्ट बेचते होंगे या फिर वो अलग से दुकानों में शिल्पकारी करते होंगे। यहाँ मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिनसे शायद बच्चे खेलते होंगे। एज यू कैन सी हियर मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड, दीज आर द इमेज ऑफ टेराकोटा टॉयज। व्हाट इज टेराकोटा? बर्तन, आभूषण आदि बनाने में प्रयुक्त बिना पॉलिश की पक्की मिट्टी, आग में पकाई हुई लाल भूरे रंग की टेराकोटा कहलाती है। यानी कि टेराकोटा क्या है, मिट्टी के ही बने बर्तन हैं लेकिन इनमें पॉलिश नहीं करी गई है और ये पक्की मिट्टी है और आग में से पका देते थे इसलिए ये लाल और भूरे रंग की दिखाई देती थी, इसलिए इसे टेराकोटा कहा गया है। एज यू कैन सी दिस, ये वो टॉयज हैं जिनसे उस समय के बच्चे खेला करते थे। ट्रैवलर्स who brought new material and story from different land, मुसाफिर भी थे उस समय जो दूर देशों से नए नए सामान लाते थे और वहाँ की कहानियाँ सुनाते थे। यानी कि तीन तरह के लोग थे एक सिटी में, एक तो रूलर थे जो कि शासन व्यवस्था देखते थे, दूसरे ट्रैवलर्स थे जो दूर देश से आते थे अपना सामान बेचने के लिए और अपने अपने देशों की कहानियाँ और जो भी जर्नी करते थे उसके बारे में बताते थे लोगों को। थर्ड थे क्राफ्टमैन जो कि शिल्पकारी करते थे, अपना प्रोडक्ट बनाते थे और उसे दूर दूर जाके सेल करते थे। New crafts in the city. Archaeologists found stone, shell and metals like copper, bronze, gold and silver. पुरातत्व को वहाँ पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनी चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या मिली है, पत्थर और शंखों से बनी हुई चीज़ें मिली हैं, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से बनी हुई चीज़ें मिली हैं। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, गहने और बर्तन बनाए जाते थे।
गोल्ड एंड सिल्वर वर ऑल्सो यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल, क्योंकि सोना चांदी बहुत महंगे होते हैं और उस समय भी ये क्योंकि रेयर पाए जाते थे इसलिए कीमती थे। इनसे सिर्फ गहने बनाए जाते थे और बर्तन बनाए जाते थे। जो रिच लोग होते होंगे उनके यहाँ जो बर्तन होंगे वो ज़रूर गोल्ड और सिल्वर के होते होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या है, मन के यानी कि मोती, माला के मोती, बाट हैं, वेट्स हैं जिनसे वो लोग अपने मेटल्स को और कीमती पत्थरों को देखते होंगे कि वो कितना वेट करते हैं, और फलक यानी कि ब्लेड्स जो यहाँ मिले हैं वो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी पुरानी सभ्यता है 4700 साल पुरानी, तो वहाँ पे ये सब चीज़ भी मिल जाएंगी, ये हमें एक्सपेक्ट नहीं था। इसलिए यहाँ की जो सबसे आकर्षक वस्तु हैं वो क्या है, बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। नेक्स्ट, क्राफ्ट इन द सिटी, सील्स, वेट, पॉट्स एंड बीड्स। सील के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। सील वर मेड ऑफ स्टोन, रेक्टेंगुलर इन शेप एंड यूजली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पत्थरों की मोहरें बनाते थे। वो मोस्टली कैसी होती थी, रेक्टेंगुलर होती थी शेप में, यानी कि आयताकार होती थी, और इन पे जानवरों के चित्र बने होते थे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एलिफेंट है, कहीं पे बुल है, कहीं पे डियर है, लॉयन है, इस तरीके के एनिमल्स बने होते थे। बीड्स यानी कि मोती, माला में जो मोती यूज होते हैं वो। बीड्स वर मेड आउट ऑफ कैरनिल, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। जो मन के बनाए जाते थे वो कैनिलियर पत्थर के बने होते थे जो कि लाल रंग का होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। वेट्स वर मेड ऑफ चार्ट, अ काइंड ऑफ स्टोन प्रीशियसली शेप्ड, प्रोबेबली यूज टू वेट प्रीशियस स्टोन और मेटल। बाट यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं जिनसे नापा जाता होगा। बाट बनते थे चार्ट पत्थर से, जो कि एक स्पेशल टाइप का पत्थर है, पहले से अच्छे से तराशा जाता था, यानी कि इसे प्रॉपर शेप दी जाती थी, उसके बाद इसका उपयोग किया जाता था कीमती पत्थर व धातुओं का वजन जानने के लिए। तो यहाँ पे मैं जूम कर रही हूँ, ये देखिए ये है चार्ट पत्थर जिससे यहाँ पे बाट बनाए जाते थे, जिनका यूज़ होता था कीमती पत्थरों व धातुओं को मेज़र करने के लिए, उनका वजन जानने के लिए। हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन। यहाँ के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, जैसा कि आपको दिख रहा है ये लाल रंग के बर्तन हैं जो मिट्टी से बने हैं और इन पे काले रंग से डिज़ाइन बने हुए हैं। नेक्स्ट इज कॉटन, स्प्लेंडर एंड फैंस। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, जो कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ वर फाउंड एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में कपास से बने कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं, चांदी के फूलदान तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपके हुए। इससे यह पता पड़ता है कि शायद यहाँ के जो लोग थे वो कॉटन के बने हुए कपड़े पहनते थे। Archaeologists also found a spindle roll made of terracotta and faience. पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी मशीन मिली है जिससे वह धागा बनाते थे और कपड़ा बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते होंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है एक मशीन जिसका इस्तेमाल वो लोग करते थे टू स्पिन थ्रेड, यानी कि धागा बनाते थे फिर उससे कपड़ा बनाते होंगे। फेयंस, इट इज़ एन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस मटेरियल। यह एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला मटेरियल है। अ गम यूज टू शेप सैंड और पाउडर क्वार्ट्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट। बालू या सफ्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में यानी कि गम में मिलाकर उससे वस्तुओं की शेप दी जाती थी, उन्हें बनाया जाता था। द ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेज टू मेक अ शाइनी ग्लासी सरफेस। फिर वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। कलर ऑफ द ग्लेज ब्लू और सी ग्रीन। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। एंड दे आर यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयरिंग एंड टाइनी वेसल। ये फेयंस जो थे इनका प्रयोग किया जाता था माला के मोती, चूड़ियाँ, इयरिंग्स यानी कि कानों के झुमके वगैरह और छोटे बर्तन बनाने में। Next is specialist. Many of the things that were produced were probably the work of the specialist. इनमें से बहुत सारा कार्य जो किया जाता था ज़रूर वो स्पेशलिस्ट का होगा, यानी कि विशेषज्ञों का होगा। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. स्पेशलिस्ट वो इंसान होता है जो सिर्फ एक ही प्रकार का कार्य करने में सक्षम होता है, महारत हासिल किए हुए होता है, यानी कि एक ही तरह का कार्य करेगा लेकिन उसमें परफेक्ट आउटपुट देगा। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील, पत्थरों को काटना या मोतियों को पॉलिश करना या सील बनाना जैसे काम स्पेशलिस्ट करते होंगे और इस काम में उन्हें महारत हासिल हुई होगी। फ्यू वुमेन एंड मैन मे हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। उस समय के कुछ महिला या पुरुष स्पेशलिस्ट रहे होंगे, ठीक है। कुछ अच्छे होंगे पत्थरों को काटने में, कुछ को महारत हासिल होगी मोतियों को पॉलिश करने में और कुछ सील बनाने में बहुत माहिर होंगे।
इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की खोज में। रॉ मटेरियल सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स। कच्चा माल या तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है या किसानों चरवाहों द्वारा प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल वुड एंड ओर्स ऑफ मेटल, यानी कि जो लकड़ी है वो तो प्राकृतिक रूप से आपको जंगल से मिल जाएगी, लेकिन जो ओर्स ऑफ मेटल है वो क्या आप इंसानों से प्राप्त करोगे। इंसान जाएंगे, खुदाई करेंगे ज़मीन की, तब वहाँ से आपको धातुएं प्राप्त होंगी। रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस टू प्रोड्यूस फाइंड फिनिश्ड गुड्स। फिर कच्चे माल पर कार्य करके उसे उपयोग लायक बनाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल कॉटन रॉ मटेरियल प्रोड्यूस बाय फार्मर, देन इट इज़ प्रोसेस टू मेक क्लोथ्स, दैट इज़ फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी जब कच्चा माल हमें प्राप्त हो जाता था उसके बाद उस पर प्रोसेस करके, कार्य करके उसे अपने उपयोग लायक वो लोग बना लिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल कपास यानी कि कॉटन तो कच्चा माल है जो कि किसानों से वो लोग लेते होंगे, व्यापारी लोग लेते होंगे, फिर बाद में उससे कपड़े बना लेते थे और फिर वो बेचते होंगे। टिन वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। टिन को मिक्स किया जाता था कॉपर के साथ, टिन और कॉपर को मिक्स किया जाता था ताकि ब्रॉन्ज बनाया जा सके। ब्रॉन्ज एक एलॉय है जो कॉपर और टिन के मिलने से बनता है। कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन वर ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें तो वहीं उपलब्ध हो जाती थी, लोकली उपलब्ध हो जाती थी, किसानों से खाने पीने की चीज़ें, कॉटन वगैरह उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन जो लोहा है, तांबा है, सोना, चांदी और कुछ बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ हैं वह दूर दूर से आयात किए जाते थे, यानी कि दूर से लाए जाते थे। बात करते हैं इम्पोर्टेंट गुड्स की। तांबा यानी कॉपर है वो लाया जाता था राजस्थान से और ओमान से। टिन लाई जाती थी अफगानिस्तान से और ईरान से। सोना यानी कि गोल्ड लाया जाता था कर्नाटका से। बहुमूल्य पत्थर यानी कि प्रीशियस स्टोन लाए जाते थे गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। फूड फॉर पीपल इन द सिटी, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। पीपल लिव्ड बोथ इन सिटीज एंड कंट्री साइड। पीपल इन द कंट्री साइड ग्रो क्रॉप्स एंड रेयर एनिमल्स। लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे और जो लोग गाँवों में रहते थे वो अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। दे सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट्स पर्सन स्क्राइब्स इन द सिटी। और जो लोग गाँवों में रहते थे वो क्या करते थे, वो उगाते थे अनाज को और फिर शहरों में रहने वाले लोगों को, नगरों में रहने वाले लोगों को, जो शिल्पकार होते थे या जो लिपिक होते थे जो कि लिखते थे सीलों पर, उन लोगों को ये फार्मर्स क्या करते थे, अपने गुड्स को बेच देते थे, खाने की वस्तुओं को इन्हें दे देते थे। एग्जाम्पल वीट, बार्ले, पल्सेस, पी, राइस, सिमन, लिनसीड एंड मस्टर्ड। यहाँ पे हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, अलसी के बीज और सरसों उगाते थे। प्लग वॉज यूज टू डिग द अर्थ एंड प्लांटिंग सीड। ज़मीन की खुदाई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, जो उस ज़माने के हिसाब से बहुत नई बात थी, एक आविष्कार के समान ही था। हल के आकार के खिलौने मिले हैं हमें, जो एक्चुअली हल वो लोग इस्तेमाल करते थे वो नहीं मिला है, लेकिन हमें कुछ बच्चों के टेराकोटा टॉयज़ मिले हैं जो बिल्कुल हल की शेप के थे। तो हमें टॉय मॉडल मिले हैं जिसकी वजह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय हलों का प्रयोग किया जाता होगा ताकि मिट्टी की खुदाई कर सकें और वहाँ पे बीज डाल सकें। Region does not receive heavy rainfall. Some form of irrigation was used. Water and pasture were available around settlement. इस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा नहीं होती थी, इसलिए सिंचाई के अन्य साधनों का इस्तेमाल किया जाता होगा। तालाब में, नहरों में, कुओं में पानी इकट्ठा कर दिया जाता होगा। जब सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती होगी तो इस पानी को खोल दिया जाता होगा। यहाँ पे पानी भी मिला है और जो आपके जानवर खाते हैं चारा भी मिलता था, यानी कि जो लोगों के घर थे उसके समीप ही पानी भी मिलता था और चारा भी मिलता था। They reared cattle, sheep, goat and buffalo. In summer, animals were taken to greater distance in search of grass and water. हड़प्पा के लोग गाय, भैंसें, बकरियां पालते थे। वह बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां भी पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गर्मियों के समय में ये लोग अपने जानवरों को लेकर दूर चले जाते थे जहाँ पे इन्हें अधिक घास व पानी मिलता था। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण अब हम करेंगे। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेल्ट इन द रन ऑफ कच्छ। धोलावीरा कच्छ के इलाके में खदिर बेल्ट के किनारे बसा हुआ नगर है था।
इट हैड फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, यहाँ पे ताज़ा पानी और उपजाऊ ज़मीन थी. इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंस थ्रू गेटवेज. जबकि हमने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था, शहर को 2 बड़े हिस्सों में बांटा गया था. जो वेस्ट साइड थी वो थी आपकी सीटाडेल यानी कि ऊंची जगह जो कि छोटी होती थी पर काफ़ी ऊंची होती थी, वहाँ पे बड़ी बड़ी सेरेमनीज होती थी, इंपॉर्टेंट फंक्शन होते थे. जो ईस्ट पार्ट था वो थोड़ा नीचे था और वहाँ पे लोग रहते थे. वहीं आप बात करेंगे धोलावीरा की, तो यहाँ 2 की जगह 3 पार्ट्स में शहर को बांटा गया था. नगर को 3 हिस्सों में बांटा गया था और हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और अंदर जाने के लिए, नगर में अंदर जाने के लिए बड़े बड़े दरवाजे थे जिनसे आप प्रवेश कर सकते थे. देवर ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया फॉर पब्लिक सेरेमनी, एक खुला मैदान भी था. नगर के बीच में एक बड़ा सा खुला मैदान था जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता होगा. लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड इनलैंड इन वुड. हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था कि छोटी छोटी जैसे मोहर बनाते थे उसके ऊपर हड़प्पन लिपि में कुछ लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में गोदा जाता था और उनको लकड़ी में जड़ा जाता था. यानी कि यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो बड़ा बड़ा लिखा जाता था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में छोटा छोटा मोहर जैसी चीज़ों पर लिखा जाता था. Next is city of Lothal, located beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी के किनारे यह नगर बसा था. रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन वर इजीली अवेलेबल, यहाँ पे कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था. वो कीमती पत्थर जिन्हें कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जाता होगा बीड्स बनाने में, वो यहाँ पे इजीली मिल जाता था. इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन शेल एंड मेटल, यहाँ पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था. मैनी सील एंड सीलिंग वर फाउंड इन स्टोर हाउसेज, इस नगर में एक भंडार गृह भी था. इस भंडार गृह में कई मोहरे और मोहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी हुई अनेक छापें मिली हैं. देयर वॉज अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स सच एज पीसेज ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स एक्सेट्रा. यहाँ पर एक इमारत मिली है, यहाँ संबद्ध मन के यानी कि मोती बनाए जाने का काम होता होगा. यहाँ पत्थर के टुकड़े मिले हैं, बने हुए मन के मिले हैं, मन के बनाने वाले कुछ उपकरण मिले हैं और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं. तो ज़रूर ये वर्कशॉप होगी जहाँ पे मोती बनाए जाते होंगे और एक जगह से दूसरी जगह आयात किए जाते होंगे. Did you know seals have been used to stamp bags containing goods that were sent from one place to another? क्या आप जानते हैं कि जो सील होती थी उनका इस्तेमाल किया जाता था, प्रयोग किया जाता था उन थैलों पर जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह माल भरकर बेचा जाता था. After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. The impression of the seal is known as sealing. थैले को बंद किया जाता था, फिर उस पर रस्सी लपेटी जाती थी और फिर उस रस्सी में गांठ लगा देते थे और फिर गीली मिट्टी लगाकर, यहाँ पे गीली मिट्टी सी लगाई क्ले जैसी और उसके बाद उन्होंने इस पर सील लगा के दबा दी. अब ये गुड़ जहाँ भेजना है वहाँ भेजा जाता था और अगर इस सील का जो इम्प्रिंट है वो बिना खराब हुए ग्राहक को मिल जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपका सामान बिना किसी छेड़छाड़ के सही सलामत तरीके से आया है. जैसा कि हम आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस पर भी लिखा होता है कि अगर जो आपका प्रोडक्ट है वो सही से पैक्ड होकर नहीं आया है तो आप उसे रिसीव नहीं करें, है ना, रिटर्न कर दें. तो सेम वे सील्ड होता था. इसका मतलब क्या है, आपने जो हीरे जवाहरात या कीमती पत्थर मंगाए हैं वो आपके पास बिना किसी बीच में, बिना किसी मिडिल मैन के हिंड्रेंस के सही से पहुंच गए हैं. द मिस्ट्री ऑफ द एंड, सभ्यता के अंत का रहस्य. अराउंड 3900 years ago, beginning of a major change, people stopped living in many of the cities. लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव आया, लोग नगरों में रहना छोड़ चुके थे. राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज. रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर. अब मोहर, लेखन, बाटों का प्रयोग सब बंद हो चुका था. दूर दूर से कच्चे माल का आयात निर्यात भी काफ़ी कम हो गया था. वाई दैट हैपन, ऐसा क्यों हुआ होगा. मोहनजोदारो, गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट एंड द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट. मोहनजोदारो जहाँ पे हमने पहले पढ़ा था कि वहाँ पे द ग्रेट बात थी, कितना अच्छा सिस्टम था, वहाँ से ब्रिक से पूरा बनाया गया था. लेकिन अब वहाँ पे क्या हुआ, जो जल निकासी की प्रणाली थी जो पहले इतनी अच्छी थी कि घरों की जो नालियाँ थी वो सड़क से कनेक्टेड थी, सड़कों की एक बड़े से नाले से कनेक्टेड थी, अब वो जल निकासी प्रणाली बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी. सड़कों पर
सारा कचरा जमा था, सारा गार्बेज वहाँ पे इकट्ठा हो चुका था। सड़कों पर लोग झुग्गी नुमा घरों में रहते थे, जबकि पहले हमने देखा उनके घर कितने अच्छे से बने थे, लेकिन अब वो झुग्गी नुमा घरों में रहते थे। वी आर नॉट श्योर, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं पर पक्के तरीके से नहीं कह सकते। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप, कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि वहाँ की नदियाँ सूख गई होंगी। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, कुछ ने कहा कि जंगलों का विनाश हो गया होगा क्योंकि लोग लकड़ियों का प्रयोग अत्यधिक करते थे, खाना बनाने के लिए भी करते थे और धातुओं को गर्म करने के लिए भी करते थे। गहने बनाने के लिए भी वहाँ पे लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी सहायता से धातुओं को पिघलाया जाता था। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, कुछ इलाकों में बाढ़ आई होगी। ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स और कैटल शीप्स गॉड्स मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर एरिया, घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे जानवर द्वारा अत्यधिक चरने की वजह से। शायद ये कारण हो सकता है कि लोग वहाँ से चले गए होंगे। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा भी लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, इसलिए ये सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। आउटकम, इसके आउटकम क्या हुए, रिजल्ट्स क्या हुए, परिणाम हुए, अब वो देखते हैं। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब दैट कम प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान वर डेजर्टेड, आधुनिक पाकिस्तान में आने वाले सिंध और पंजाब की जो बस्तियां थी वो उजड़ गई थी। Many people moved into newer, smaller settlement to the east and the south. New cities emerged about 1400 years ago. लोग इन स्थानों को छोड़ के नए स्थानों पर चले गए थे, ईस्ट की साइड मूव कर चुके थे, ईस्ट की साइड, और कुछ लोग साउथ की तरफ मूव कर गए थे, यानी कि इन जगहों को छोड़ के लोग ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में चले गए थे, छोटी छोटी जगहों पे रहने चले गए थे। नई सिटीज़ बनी थी 1400 ईयर्स लेटर, यानी कि इसके 1400 साल बाद फिर से नए नगर बनने शुरू हुए। एल्सवेयर, यहाँ पे तो हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बाहर की भी बात कर रहे थे। और भी जगहें जहाँ पे सभ्यताओं का विकास हुआ था, उनमें से एक है इजिप्ट। इट इज़ अ ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड अलॉन्ग द रिवर नाइल, यह इजिप्ट एक सूखा रेगिस्तान है सिर्फ उस जगह को छोड़कर जो नाइल नदी के किनारे है। इजिप्ट 4000 ईयर्स एगो किंग्स रूल्ड ओवर इट, इजिप्ट में 5000 साल पहले यहाँ पे राजाओं का शासन हुआ करता था। दे सेंड आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड टू ब्रिंग गोल्ड, सिल्वर, इवोरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन, ये अपने सैनिकों को दूर जगहों पर भेजते थे ताकि वे वहाँ से कीमती धातुओं को, प्रीशियस स्टोन्स को ला सके। दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम्स कॉल्ड पिरामिड, यहाँ पे बड़े बड़े मकबरे भी बनाए जाते थे जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। व्हेन किंग डाइड देयर बॉडीज वर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन पिरामिड्स, राजा की मृत्यु होने के बाद उसके शरीर को इन पिरामिडों में संभाल कर रखा जाता था। दीज प्रिजर्व बॉडीज आर कॉल्ड मम्मी, शरीर को संभाल कर रखने वाली ये जो प्रक्रिया थी इसे मम्मी कहा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये राजा है और इसका शरीर है, तो इसे किसी लेप में, किसी हर्ब्स में, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती होंगी जिनमें ऐसे रैप करके रखा जाता है और इसी प्रोसेस को मम्मी कहा जाता है। Many objects like cloth, utensil, ornaments, food, drinks, weapon, animals, even serving man, women were also buried with the ruler. जब राजा की डेथ हो जाती थी, जब शासक मर जाता था, तो शरीर के साथ साथ कई अन्य वस्तुओं को भी दफनाया जाता था, जैसे कपड़े, बर्तन, गहने, खाने पीने का सामान, हथियार, यहाँ तक कि जो नौकर नौकरानियाँ उसकी सेवा करते थे उन्हें भी साथ में दफना दिया जाता था, क्योंकि ये लोग मानते थे कि मौत एक जर्नी है, यानी कि आप जर्नी पे जा रहे हो तो आपको रास्ते के लिए खाना, हीरे जवाहरात, नौकर चाकर सब साथ में लेके जाना चाहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डू आर्कोलॉजिस्ट नो दैट क्लोथ्स वर यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, आर्कोलॉजिस्ट को कैसे पता पड़ा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग कपड़े पहनते थे। आर्कोलॉजिस्ट को क्लोथ्स के कुछ पीसेस मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, क्योंकि एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ्स वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वॉस, एक चांदी के फूलदान पे हमें उसके ढक्कन पे लगे हुए हमें कपड़ों के अवशेष मिले हैं। कॉपर ऑब्जेक्ट्स थे जो मोहनजोदारो में मिले, वहाँ पे भी हमें कुछ कॉटन क्लोथ्स के अवशेष मिले हैं, और हमें कुछ मशीन्स मिली हैं जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो लोग थ्रेड बनाते थे और उससे कपड़े बनाते थे। क्योंकि हमें अवशेष मिले हैं इसलिए हम बता सकते हैं कि वहाँ के लोग कॉटन से बने कपड़े पहनते थे। मैच द फॉलोइंग, कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम द राजस्थान, गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका, टिन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम गुजरात। वहाँ के लोग जो आयात करते थे, कॉपर को लेते थे राजस्थान से, गोल्ड कर्नाटका से आता था, टिन आती थी अफगानिस्तान से, और प्रीशियस स्टोन कीमती पत्थर आते थे गुजरात से। वाई वर मेटल्स, राइटिंग, द व्हील एंड प्लग इम्पॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए मेटल्स यानी कि धातुएं और लिखने वाली सील, पहिए और वहाँ पे जो हल इस्तेमाल होता था वो इतना ज़रूरी क्यों है। थिंग्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस, मेटल इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि मेटल से वो औजार बनाते थे
गहने बनाते थे और बर्तन बनाते थे। राइटिंग इम्पॉर्टेंट थी ताकि वो मेंटेन रिकॉर्ड्स कर सके। उन्होंने कितना निर्यात किया, कितना आयात किया, अपने कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, अपनी ग्लोरियस हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए लिखना भी ज़रूरी था। व्हील्स ज़रूरी थे, पहिए ज़रूरी थे ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। प्लगिंग भी ज़रूरी था क्योंकि इसकी हेल्प से वो लैंड में सीड्स डाल सकते थे और ज़मीन को खोद के ऊपर नीचे कर सकते थे, उपजाऊ ज़मीन को ऊपर नीचे कर सकते थे ताकि वहाँ पे अच्छे से खेती कर सके। Make a list of all the terracotta toys shown in the lesson. Which do you think children would have enjoyed playing with the most? जो टेराकोटा टॉयज़ हमें इस लेसन में देखने को मिले वो थे एनिमल्स फिगर, यानी कि जानवरों जैसे देखने में थे आकृति में। कुछ टॉय प्लग थे, कुछ ऐसे थे जो शायद खेती में इस्तेमाल होते होंगे, हल जैसी आकृति के थे। कुछ थे व्हील्ड व्हीकल, ऐसे थे जिनमें पहिए लगे हुए थे, जैसे कि बैलगाड़ी जैसे थे देखने में। तो बच्चों को पहिए वाले टॉय से खेलना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता होगा क्योंकि वो थोड़े थोड़े चलते थे। Make a list of what the Harappan ate and put a tick mark against the thing you eat today. Harappan people used to eat rice, wheat, barley, pulses, mustard, peas and linseed, and these things we eat even today. वो यही सारी चीज़ें खाते थे जो हम आज भी खाते हैं। Do you think that the life of the farmer and herders from the previous chapter are different from the life of farmers and herder who supplied food to the Harappan civilization? क्या आपको ऐसा लगता है जिन किसानों और चरवाहों के बारे में हमने पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ा उनकी लाइफ अलग होगी उन किसानों की जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में खाना सप्लाई करते थे क्राफ्ट्समैन को, स्क्राइबर्स को? तो हाँ, इनकी लाइफ डिफरेंट होगी बिकॉज जो हमने पहले पढ़े थे फार्मर्स और हर्डर्स, उनकी लाइफ काफ़ी प्रिमिटिव थी, उनके पास इतनी टेक्निक नहीं थी कि वो अच्छे से खेती कर सकें। लेकिन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गए थे, इनका खेती का तरीका बेहतर हो गया था। इसलिए ये जो अनाज उगाते थे वो सरप्लस यानी अधिकता में उगाते थे, अपनी ज़रूरत का अपने पास रोक लेते थे और जो एक्स्ट्रा आता था उसे सेल कर देते थे। दैट वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 3। थैंक्स फॉर लिसनिंग।